दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके बुक है, इसका हम सेकेंड एडिशन, कौन सा एडिशन, सेकेंड एडिशन का बुक का हम रिव्यू और साथ ही साथ हम चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में। इसमें देखो सेकेंड एडिशन आ गया खान सर का बुक, जिसमें पॉकेट जीके का समान ज्ञान जो खान सर का बुक है, जिसमें आज आप लोग को हम हिस्ट्री क्लास नंबर 1 में हिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे पॉकेट जीके बाय खान सर। आप लोग डेली के डेली 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन भी होगा। और जो बिहार से है इसमें देखिए, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार से जितना भी एग्जाम कनेक्ट होगा है वह भी इसके लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी के लिए तैयारी करते हैं और स्टेट एग्जाम के लिए भी इसके लिए भी हेल्प है, क्योंकि जीके जीएस के थ्योरी पार्ट है दोस्तों। क्या चाहिए? थ्योरी पार्ट है। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज आप लोग को चैप्टर का प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 भी है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत। एगो पुरातात्विक स्रोत है। क्या चीज़ है? पुरातात्विक स्रोत। एगो साहित्य स्रोत है। तीसरा विदेशी यात्री का विवरण है। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन? पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत के भी 2 खंड में बांटे गए, एगो धार्मिक साहित्य, एगो लौकिक साहित्य। एगो धार्मिक साहित्य, एगो लौकिक साहित्य। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, अभिलेख में पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं, जिसमें अभिलेख हैं। सबसे जो पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो महत्वपूर्ण है, क्या चीज है? अभिलेख है। क्या है? अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभ, ताम्रपत्र, दीवार, मुद्राओं पर उत्कीर्ण होता है। सिंपल याद रखिए कि अभिलेख का मतलब जो भी वस्तु जिस पर हम कुछ लिखते हैं, मान लीजिए आप लोग दीवारें पर लिखते हैं, मान लीजिए स्तंभ पर लिखते हैं, उसे क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। इसका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया, जो सर्वाधिक जो प्राचीन में है, फेमस में है, वो मध्य एशिया 1400 ईसा पूर्व बोगाजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिली है। कौन सी? बोगाजकोई नामक स्थान से मिली है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नत्स्य देवताओं का नाम मिलता है। इसमें कितना भगवान के देव? मित्र जो में है, वरुण है, नत्स्य देवताओं के वर्णन मिलता है। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। भारत में पूछेगा सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? अशोक का, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। 300 ईसा पूर्व के लगभग है। किसका? 300 ईसा पूर्व के लगभग है। अगला पॉइंट हो जाएगा भारतीय भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। पूछेगा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। यवन राजदूत के हेलियोडोरस का बेस नगर या विदेशी से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। क्या? गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्वच्छ शब्द का प्रयोग या दुर्वच्छ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोरा अभिलेख से मिलता है। सोहगोरा अभिलेख से मिलता है। एरन, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। पूछेगा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो एरन जो है अभिलेख जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है। क्यों? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलता है।
डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है। कौन? मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा है। प्राचीन भारत के राजाओं का प्रशंसा से रचित अभिलेख प्रशासित हैं। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख हैं अशोक के। यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें पहला अभिलेख हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख हैं, जो कलिंग राजा खारवेल हैं, कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है, शासक जो है। जूनागढ़, जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी तथा सतवाहनों की उपलब्धियां हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी तथा सतवाहन की उपलब्धियां हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख तो समुद्रगुप्त इनकी द्विज की जानकारी है, द्विज की जानकारी है। एहोल अभिलेख, कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख जो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख किससे? पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। 6 नंबर मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यवन बर्मन रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है। ग्वालियर अभिलेख, गुर्जार प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त या हून पर विजय का वर्णन मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में मिलता है। बांसखेड़ा एवं मधुबाला अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश मिलता है। बालघाट एवं काल्टो अभिलेख सतवाहनों की उपलब्धियां मिलती है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां मिलती है। भरहूत अभिलेख शुंग नरेश शब्द खुद होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। एरन अभिलेख, एरन अभिलेख में भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है दोस्तों एरन अभिलेख में। इतना अभिलेख है 14 दोस्तों। अब देखिए सिक्के के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका? सिक्के के बारे में अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशे धातु के बने थे, जबकि प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहते हैं। जबकि प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का कहते हैं, सिक्के कहते हैं। इसी के साहित्य में कापार्षण कहा जाता है। इसी के साहित्य में कापार्षण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया है। सर्वप्रथम सिक्के पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। मतलब कनिष्क के सिक्के पर उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनान तथा इंडो सीथ्रियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। यह सिक्का पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। रोमन सिक्के अरिकमेडु से प्राप्त होते हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है और दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाते हैं। उत्तर के नागर शैली और दक्षिण के द्रविड़ शैली। जबकि दक्षिण के वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों की शैली का प्रयोग हो उसे बेसर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसर शैली या मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल या गुप्त काल और गुप्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई है वह जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तिकाल का ज्ञान मिलता है। भरहूत, बोधगया, साक्षी और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में सतकर्णी माता और शिशु अमरण सन राजकुमारी जैसे चित्र की स्वास्थ्यता सर्वकालिक, जिसमें गुप्तकालिक कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अब साहित्य स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य स्रोत इसके अंतर्गत वेद तथा उसमें संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ
वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान दोस्तों। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रोता भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास को माना जाता है। कुल वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कुल कितने वेद होते हैं? 4 गुण। इसमें आप लोग को ऋग्वेद का अध्ययन कराने वाले हैं। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंद अथवा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9वें मंडल सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़ा गया 9वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जांघों, चरणों से उत्पन्न। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 और रचना की गई। भावांतर के तीनों पगों व्याख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद हैं। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यजुर्वेद का यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर में यज्ञों का नियम एवं विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद बताया गया। वैदिक संग्रहों का संकलन यजुर्वेद बताया गया। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ऊर्ध्व कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में पाया जाता है। गद्य और पद्य दोनों शैली में पाया जाता है। यजुर्वेद क्रमकांड प्रधान है। इसका 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। समवेद। सम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। इसका मुख्यतः यज्ञों का अवतार या अवसर पर कहे जाने वाले मंत्र का संकलन, इसके मंत्रों को गाए जाने वाले उद्गत कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। समवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें 75 अतिरिक्त दोष हैं ऋग्वेद से ली गई है। गंधर्व इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। केथुमिया, जैमिनी और रमणीया ये हैं। अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्ट हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसके दूसरे दृष्ट रचयिता अग्रिसम ऋषि थे। अथर्व वेद भी कहा जाता है। इसमें भेजस वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सतीपलथा का उल्लेख मिलता है। किसमें? सतीपलथा का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त, 5,987 मंत्र, जिसमें लगभग 1200 ऋग्वेद मंत्र हैं दोस्तों। कितना? 1200 ऋग्वेद मंत्र हैं। यह भौतिकवादी वेद हैं। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोटका का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सक पद्धति या औषधि का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। इस वेद में आर्यों और अनार्यों सभ्यता का एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा जाता है। इसमें सभा और समिति के प्रजापति के 2 पुत्री कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है।
चारों वेदों का एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का समवेद, समवेद का उपवेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद होता है। अगला वीडियो आएगा दोस्तों, अगला क्लास नंबर 2 में आएगा, ब्राह्मण साहित्य से। यहाँ क्लास नंबर 2 से होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करो। आपका दिन शुभ हो।